आईएससी फिजिक्स क्लास 12। आज इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट। तो एक चार्ज क्यू है, इसे हमें डिवाइड करना है दो ऑब्जेक्ट में और हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट। तो जो दो ऑब्जेक्ट्स पर चार्जेस डिवाइड होंगे तो उन ऑब्जेक्ट्स पर चार्जेस की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। और जो कंडीशन है वो कंडीशन है द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी और इस कंडीशन पर चार्ज को, जो चार्ज क्यू है, इसे डिवाइड करना है दो ऑब्जेक्ट पर। तो इसका सॉल्यूशन देखें। लेट क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, यानी कि कैपिटल क्यू चार्ज को हमें डिवाइड करना है, तो एक चार्ज हम लोग ले लें स्मॉल क्यू और दूसरा चार्ज ले लें कैपिटल क्यू माइनस क्यू। क्योंकि क्यू, अगर स्मॉल क्यू निकल जाएगा कैपिटल क्यू से तो बचेगा दूसरा चार्ज, क्या बचेगा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो दो चार्जेस हो गए हमारे। अभी हम लोगों ने कंसीडर किया है कि क्यू और क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस है दो ऑब्जेक्ट पर। और द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, तो ये हमें कंडीशन है हमारे पास। तो जब ये कंडीशन होती है तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो एक हमारा चार्ज हो जाएगा क्यू और दूसरा हो जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फिर क्या है कि आर जो है हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। फॉर एफ फोर्स हमारा मैक्सिमम है, तो जब फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा तो इसकी कंडीशन ये होगी टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन वी कैन टेक इट्स डेरिवेटिव एंड सेट इट टू जीरो। अब कोई फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन हमारा फोर्स है, तो फोर्स अगर हम मैक्सिमम लेना है तो उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा और इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं फोर्स का, और किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है? दूसरा वेरिएबल हमारा क्यू है। तो डी एफ अपॉन डी क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो कर दें। डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। एफ हमारा 1/4πε0 क्यू, क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब आगे देखें तो 1/4πε0 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हमारा जो है, तो आर स्क्वायर भी जो है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। 1/4πε0 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। डी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्यू बचेगा डेरिवेशन पे और यहाँ स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2q हो जाएगा। फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में। इज इक्वल टू जीरो कर दें। इज इक्वल टू जीरो करने पर अगर q की वैल्यू हम लोग निकालें स्मॉल q की, तो आ जाएगा q अपॉन 2। तो q की वैल्यू जो हम लोगों ने दो वैल्यूज ली थी, q और q माइनस q, तो q की वैल्यू क्या आ गई? q/2। और q में से q की वैल्यू यानी q/2 करें माइनस, तो q/2 ही आ जाएगा। इसका मतलब द चार्जेस शुड बी डिवाइडेड इक्वली ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाला है वो ये है इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या दे रखी है? इसकी कंडीशन दे रखी है द फोर्सेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। जो फोर्सेस हैं वो मैक्सिमम होगी और इसके लिए कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे जो फंक्शन है एफ है, इसका मैक्सिमम हमें निकालना है तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा डी एफ विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल क्या है? हमारा चार्ज है। तो डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो करके इक्वेशन हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें हम लोग।
The graph shows the variation of voltage V across the plates of two capacitor A and B versus increase of charge Q stored on them. तो ग्राफ है हमारा V वर्सेस Q का और A और B हमारा शो कर रहे हैं दो कैपेसिटर। हमें बताना है विच ऑफ द कैपेसिटर हैज़ हायर कैपेसिटेंस। इन कैपेसिटर्स में से किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है ये हमें बताना है। तो C V Q इन तीनों का रिलेशन क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब A का केस देखें तो CA Q अपॉन VA, B का केस देखें VB का तो CB इज इक्वल टू Q अपॉन VB। C और B के बीच में रिलेशन देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। C ज़्यादा तो V कम, C V ज़्यादा तो C कम। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ देखें तो ये लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ की है। तो यहाँ पे देखें VA की वैल्यू कम है, VA की वैल्यू कम है तो CA ज़्यादा होगा। देखें VA की वैल्यू कम है तो CA ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखें तो VB की वैल्यू ज़्यादा है तो CB क्या होगा? कम होगा। किससे कम होगा? CA से। तो किसका कैपेसिटर ज़्यादा होगा? A का कैपेसिटर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि VA कम है। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने रिलेशन देखा, CA इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, और ग्राफ से हम लोगों ने देख लिया VA और VB की वैल्यू। VA कम था तो CA ज़्यादा है, VB ज़्यादा है, CB कम है। तो यहाँ हमें पता चल गया हमारा आंसर कि कैपेसिटर A हैज़ अ हायर कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ वुड यू कनेक्ट टू कैपेसिटर अक्रॉस अ बैटरी इन सीरीज और पैरेलल सो दैट दे स्टोर ग्रेटर टोटल चार्ज टोटल एनर्जी। तो हम दो कैपेसिटर को बैटरी के क्रॉस किस तरह से कनेक्ट करें कि उनके अंदर टोटल चार्ज और टोटल एनर्जी ज़्यादा हो। तो आंसर हमारा होगा पैरेलल। पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे दो कैपेसिटर को तो उनके अंदर टोटल चार्ज और टोटल एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि V इज कांस्टेंट एंड C देयरफॉर CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है? कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर स्टोरिंग ग्रेटर चार्ज एंड ग्रेटर एनर्जी। तो हमेशा कैपेसिटर्स को किसमें? पैरेलल में कनेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इज देयर एनी काइंड ऑफ मटेरियल विच व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर रिड्यूसेस इट्स कैपेसिटेंस। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग किसी मटेरियल को रखें तो क्या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा? तो इसका आंसर देखें तो नो। क्यों? क्योंकि किसी मटेरियल को अगर हम लोग कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखें, मटेरियल्स मीन्स किसी को भी कोई डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग प्लेट्स के बीच में रखें तो कैपेसिटेंस ग्रेटर होगा, हमेशा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम। यानी कि अगर किसी कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तो इसका कैपेसिटेंस कम होगा हमेशा। और अगर कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटर के बीच में अगर कोई हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखें तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं रेशियो निकालें, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, तो जो वैल्यू आएगी इनका रेशियो तो पहली बात कहलाएगा के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा, और के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमेशा कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो इसका आंसर मतलब ये हो जाएगी कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं होगा अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को रखें कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें नोट करने वाली बात क्या है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, पहला पॉइंट। और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज ग्रेटर देन विद वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। 2 पॉइंट्स याद रखना है, नोट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट हैपेंस इफ द प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर आर सडनली कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। क्या होगा अगर हम लोग कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दें। तो अगर कोई कंडक्टिंग वायर हम लोग कनेक्ट कर दें कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो जो कैपेसिटर प्लेट होंगी वो डिस्चार्ज हो जाएंगी इमीडिएटली। द कैपेसिटर प्लेट्स विल गेट डिस्चार्ज इमीडिएटली। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स को हम लोग वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो जो चार्जेस होंगी प्लेट्स की वो वायर के थ्रू फ्लो करेंगी, यानी कि वायर में करंट आ जाएगा, करंट फ्लो करेगा। और ये करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर प्लेट्स गेट डिस्चार्ज। और जो स्टोर्ड एनर्जी होगी कैपेसिटर में वो चेंज हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी। यानी कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी लॉस हो जाएगी हीट एनर्जी के फॉर्म में, और जो कैपेसिटर प्लेट्स होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज होगी तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, जो एनर्जी स्टोर होगी प्लेट्स के अंदर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई। तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। क्यों? तो इसका आंसर है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा क्यू वी। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज की बात है तो क्यू नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है हमारा, जीरो है, तो क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो द पोटें क्या हो जाएगा आंसर हमारा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी शो दैट द half the energy supplied by the battery is lost as heat while charging the capacitor। एक अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको हमने कनेक्ट किया बैटरी से, उसे चार्ज किया, तो हमें दिखाना है कि जो हाफ एनर्जी है चार्जिंग के समय वो लॉस्ट हो जाती है एज अ हीट। तो इसका सॉल्यूशन देखें। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमने कंसीडर कर लिया C, ईएमएफ बैटरी का V, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर को जो चार्ज देते हैं वो क्या कितना हो जाता है, CV हो जाता है। अब एनर्जी सप्लाई टू द बैटरी, जो बैटरी को हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन में, और वर्क डन कितना होता है, QV होता है। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, Q होता है CV, तो CV की जगह यहाँ पे Q पुट कर दें, और V स्क्वायर यानी कि 2V है तो एक V आ जाएगा यहाँ, तो आंसर हो जाएगा हमारा हाफ QV हो जाएगा। तो हाफ CV स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ QV पुट कर सकते हैं। अब एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करें, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी माइनस हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी QV हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड कितना है, हाफ QV है, तो QV माइनस हाफ QV करें तो आंसर आ जाएगा हमारा हाफ QV। तो हाफ QV जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जा रही एज अ हीट जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस आंसर को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट गिवन है -5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट 15z। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, निगेटिव ग्रेडियंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। माइनस डेल्टा वी हो गया, तो ई हो गया क्या, माइनस डेल्टा वी। ये हमारा माइनस का साइन, ये वाला माइनस हमारा यहाँ आ गया। अंदर v की वैल्यू दे रखा है, v कितना दे रखा है, -5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 15 कैप। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक कर दिया आई जे के। अब इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस अंडर रूट 15 के। अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, ई की मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -15 अंडर रूट का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 7। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी वाला 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट एनी पॉइंट पे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। बी हमारा कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। चार्ज हमारा माइनस क्यू है एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर दे रखा है फ्रॉम इट इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो इस माइनस क्यू चार्ज है हमारा, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर, के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज वी, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, v है। देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में वर्क डन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आंसर हो जाएगा हमारा B1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ चैम्बर 3 स्फीयर कैरी चार्जेस। तो 3 स्फीयर हैं, उनके ऊपर चार्जेस हैं +3e +5e एंड -3। दे केम इन कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट में आते हैं फॉर अ मोमेंट और फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। तो फाइनल चार्ज स्फीयर्स पे कौन सा होगा सेपरेशन के बाद, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं 4, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल चार्ज निकालें। टोटल चार्ज निकालें तो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + 3 Q3। तो 3 + 5e -3, तो इनका अगर हम सम करें तो आ जाएगा कितना, 5e। 5e आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, 5e आएगा। ऑल द 3 स्फीयर केम इन साइमल्टेनियसली contact silently and got separated, the charge must be conserved। तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा, 5 ही होगा सेपरेट होने के बाद भी। तो अब हम लोग देखें, चारों ऑप्शन में से कैलकुलेट करें। इन चारों, पहला ऑप्शन में अगर देखें टोटल चार्ज कितना हो रहा, +5e -4e +5, 5 + 5 10 -4 6, 6e हो जाएगा। यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। फिर देखें हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन देखें 6 + 6 12 -7, 12 -7 कितना हो जाएगा, 5e। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5e। फिर सी वाला देखें, सी वाला देखें तो -4e +3.5 +5.5। तो इसको सॉल्व करें तो 5.5 +3.5 हो जाएगा हमारा 9e। 9e -5 4, तो हो जाएगा कितना, 5e। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है। डी वाला अगर चेक करें तो 7 + 5 12 -8 4, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी और सी। ठीक है, बी और सी। क्यों, क्योंकि इन दोनों को टोटल करने पे कितना आ रहा है, 5e 5e। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ओनली अ फोर्स, ओनली अ टॉर्क, बोथ फोर्स एंड टॉर्क, नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स और टॉर्क दोनों। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्स और टॉर्क, फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ए से और बी, ए से और पी की दूरी हम ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और पी से बी की दूरी हम ले लेते हैं 0.90 सेंटीमीटर माइनस एक्स, यानी कि 90 मीटर माइनस एक्स। अब हमें क्या बताना है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू point charge A and electric field intensity due to point B should be equal। इन दोनों की वैल्यू को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बी को अगर हम इक्वल रख दें तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगी कि पॉइंट पी पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। तो कंडीशन क्या होगी, ई ए इज इक्वल टू ई बी। अब वैल्यूज हम लोग पुट कर दें। ई ए के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻⁶
अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.90 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 0.90 कहाँ से आया, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 10⁻⁻6। अब इसे सॉल्व किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 4/0.90 माइनस एक्स की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, इसे और सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.30 मीटर। तो क्वेश्चन देखें, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज उसके ऊपर q है, इनिशियली एट रेस्ट पर है। ठीक है, उसे रिलीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड e है। तो हमें बताना है कि उस चार्ज पार्टिकल जिसका कि मास m है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी टाइम t, आफ्टर टाइम t, टाइम t के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, टाइम दे रखा है, टी दे रखा है, मास दे रखा है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में एम हमें मालूम है बट वी नहीं मालूम है। तो वी हमें नहीं मालूम है तो वी के लिए हम लोग क्या करें, वी के लिए हम लोग लगाएं फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू ए प्लस ए टी, टी तो हमें मालूम है t हो जाएगा, u हमारा 0 क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स चार्ज इनटू ई भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम इसे कह सकते हैं ई क्यू, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई क्यू अपॉन एम हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, ई क्यू अपॉन एम। तो ए की वैल्यू आ गई, टाइम हमें मालूम है, और ए की वैल्यू और टी की वैल्यू यू जो कि 0 है, इनकी वैल्यू अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में क्या कहते हैं पुट कर दें तो v की वैल्यू आ जाएगी क्या, ई क्यू अपॉन एम इंटू टी। ठीक है, ई क्यू अपॉन एम इंटू टी, और इस v की वैल्यू अगर हम काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दें हाफ एम वी स्क्वायर में, तो v स्क्वायर जब हाफ m और v स्क्वायर तो मतलब e स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। और m और m स्क्वायर, m स्क्वायर से m कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा एक m, सिंगल m। ठीक है, ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिंगल m। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाला 2 यहाँ 2m। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें हम लोग, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज जे क्यू वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस फॉर टू कैपेसिटर C1 एंड C2। तो यहाँ पर चार्ज Q का वेरिएशन दे रहा है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है, गिवन है ये ग्राफ, Q का वेरिएशन अगेंस्ट V, और दो कैपेसिटेंस C1 और C2 यहाँ पे क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रही है, ये दो लाइंस। अब कौन सी लाइन C1 रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी लाइन C2 रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें बताना है। C1 और C2 कौन सी ग्राफ लाइन के करस्पॉन्ड है और क्यों। और एक कंडीशन दे रखी है कि द प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल देन दैट ऑफ C1। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जो C2 का प्लेट एरिया है, कैपेसिटर C2 का जो एरिया है वो डबल है C1 से। तो एक हिंट तो यहाँ पे
दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन देखें हम लोग। पहले तो देखें सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो एंड ग्राफ ए हैज़ अ लार्जर स्लोप, ग्राफ ए का स्लोप तो लार्जर है, ग्राफ से हमें दिख रहा है, एंड देन बी, बी से ज़्यादा है ग्राफ ए का स्लोप। सो द ग्राफ ए रिप्रेजेंट कैपेसिटर ऑफ अ लार्जर कैपेसिटेंस, तो ग्राफ ए का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब ये C1 है कि C2 है ये हमें बताना है। ठीक है, ग्राफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है C1 या C2 ये हमें बताना है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया कि ए का स्लोप ज़्यादा है और क्या कहते हैं इसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा है। आप सी का फॉर्मूला देखें, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया ज़्यादा तो सी ज़्यादा, एरिया कम तो सी कम। अब यहाँ पे बताया था कि एज द प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल देन दैट ऑफ C1, तो C2 का प्लेट एरिया ज़्यादा है, प्लेट एरिया ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा C2 का, C2 का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, यानी कि और A का भी कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो A रिप्रेजेंट कर रहा है C2। ठीक है, A रिप्रेजेंट कर रहा है C2। द लाइन A of the graph correspond to C2 and the line B correspond to C1। तो ये हो गया हमारा आंसर, आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हिंट दे रखा था प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल देन दैट ऑफ C1। ठीक है, हमें फॉर्मूला देखना था, रिलेशन देखना था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और एरिया दे रखा था तो एरिया और कैपेसिटेंस के बीच में हम लोगों ने रिलेशन देख लिया। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, C बड़ा ए बड़ा, ए बड़ा मतलब C बड़ा, और ए यहाँ पे C2 का बड़ा था और ए यहाँ पे ग्राफ से ए का स्लोप बड़ा था, तो सीधा हो गया कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है C2 को। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में थोड़ा टिपिकल है बट है आसान।